हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते। सीसे ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका वेलकम। स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी में एनसीईआरटी 11th क्लास, और टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा चल रहा था लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख चुके हैं, और उन टॉपिक्स में हमने ये पढ़ लिया था कि हमें लोकल गवर्नमेंट क्यों चाहिए। वही लोकल गवर्नमेंट, इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज हमारी जो क्लास है वो हमें ये बताएगी, हमें ये समझने को मिलेगा कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह से आया। तो पीछे की क्लास को थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं तो आपको पता है हमारे देश में जो है फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम है एक जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है। तो थर्ड जो पार्ट हमने लिया, थर्ड लेवल जो लिया वो लोकल गवर्नमेंट्स लिया। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में लोकल गवर्नमेंट क्या कहती है और लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे भारत के इस देश में जो हमारा जो कंट्री है उसमें ये फॉलो कर रहा है, और किस तरह से ये तीसरा पार्ट बनकर आज इंपॉर्टेंस बना हुआ है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ग्रोथ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह से विकसित हुआ, किस तरह से आया। तो भारत में जो लोकल गवर्नमेंट है वो कोई अब नहीं है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन हुआ करते थे। तो जैसा आपको जानकारी है कि हमारा जो देश है वो 1947 में हमें क्या मिली, आजादी मिली। बधाई हो आपको। तो इससे पहले की स्थिति क्या है, उसके बाद की क्या स्थिति है लोकल गवर्नमेंट्स को लेकर, इसको हमको समझना है। तो 1947 में जब हम आजाद हुए उसके पहले द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया में क्या था, यानी किस तरह से हमारा स्थानीय शासन था वो डेवलप कर रहा था, या था भी या नहीं था। तो एक पार्ट हम पढ़ेंगे 1947 के पहले यानी 1947 से पहले, और एक पार्ट पढ़ेंगे 1947 यानी फ्रीडम होने के बाद में हमने इसको क्या प्रोग्रेस मिली है। तो आइए देखिए, इतना सा आपको समझना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ हिस्टोरिकल हम लोग पढ़े, इसके इतिहास को पढ़े। तो लोकल गवर्नमेंट जो थी वो कम्युनिटी से एक्सटेंडेड, यानी हमारे समाज में पहले से चली आ रही है। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो सोसाइटी है उसमें वो पहले से क्या कर रही है, रन कर रही है। लेकिन उस समय उनके नाम अलग अलग हुआ करते थे, जैसे समाज, उस समय उन्हें सभा का नाम दिया गया। बाद में आगे चलकर समाज से क्या बन गए, पंचायत बन गए, और ये विलेज स्तर पर हुआ करते थे, गांव स्तर पर हुआ करते थे। इनकी ड्यूटीज क्या थी, इनकी पावर्स क्या थी, ये अलग चीज है। लेकिन उस समय जब हम 1947 से पहले की बात करें जहां ब्रिटिश रूल्स लागू थे, उस समय भी हमारे देश में जो आपका सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी था, यानी संचालित था। तो देखिए उसके बाद आप लोग देखिए कि ये जो आगे चलकर जो पंचायत हुए, उसके बाद जब भारत पर जो रूल किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था, ये आप अच्छे से जान पाए। उस समय हमारे जो देश में जो पावर्स या जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियां जो लागू की जाती थी वो ब्रिटेन के द्वारा लागू की जाती थी। तो उस समय ब्रिटेन से हमारे यहाँ एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जैसे आज आप लोग एजे क्या कहते हैं, हमारा जो संवैधानिक प्रधान है, प्रेसिडेंट है। उसी तरह से उस समय एक उनकी तरफ से नॉमिनेटेड व्यक्ति हुआ करता था, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे। तो देखिए यहाँ हम लोग देखें उस समय क्या स्थिति थी। तो इस आदमी को आप लोग जानते होंगे, ये कौन है, ये लॉर्ड रिपन है। कौन है, लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा। तो ये अंकल जी जो है आपके लॉर्ड रिपन, इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स कहा जाता है। कॉल्ड मी फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय शासन का जनक कौन है भारत में, लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड रिपन कौन है, लॉर्ड रिपन कौन है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसे फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, यानी फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स
स्थानीय शासन का जनक क्यों कहा जाता है, यानी पिता क्यों कहा जाता था, तो हम लोग देखें कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया। तो ये जो व्यक्ति है बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, इनके टाइम पर इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का थीम आया और क्रिएटेड द सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत में पहली बार जो स्थानीय शासन निर्वाचित जो स्थानीय शासन की बात करी गई थी, या जो कार्ड बात करता है वो कौन करता है, लॉर्ड रिपन करता है। व्हाट इज लॉर्ड रिपन, कौन थे लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। एक बॉडी हुआ करती थी, मैंने अभी आपको बताया। वो बॉडी हम पर रूल्स करती थी। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे, वो किंग जो है वो कोई ये नहीं कि वो यहाँ के शासन करते थे, वो अपना एक प्रतिनिधि नॉमिनेट करते थे, जिससे आप लोग कह सकते हो ब्रिटिश का सबसे बड़ा ऑफिसर कह सकते हो, गवर्नर जनरल, जिसके नाम से देश में क्या किया जाता था, रूल्स किया जाता था। और वो था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने कब किया, 1882 में उन्होंने इस बात करी थी स्थानीय शासन की। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट की बात पहली बार फर्स्ट टाइम भारत में बात करने वाला था कौन, शुरुआत करने वाला 1882 में कौन था, लॉर्ड रिपन। इसलिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन कहलाते हैं, लॉर्ड रिपन। आगे देखिए, लॉर्ड रिपन ने ऐसी बात कर दी थी 1882 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए देवर कॉल्ड एज लोकल बॉडीज। उस समय लॉर्ड रिपन के काल में इन्हें लोकल बोर्ड्स के नाम से जानते थे। लोकल बोर्ड्स के नाम से जानते थे। जैसे आज आप लोग कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज कह सकते हैं, ग्राम पंचायत कह सकते हैं, उस समय इन्हें लोकल बॉडीज के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद में देखिए इसका इफेक्टिवनेस क्या था, यानी ये कितना प्रभावशाली रहे, 82 में जो स्टार्ट किया गया वो कितना प्रभावशाली रहा, इफेक्टिव क्या था। तो इफेक्टिव के मामले में बात करें तो स्लो प्रोग्रेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जो शुरू किया गया था, वो क्या था, थोड़ा सा कम स्लोली इसने काम किया, यानी प्रोग्रेस बिल्कुल धीमी रही। जब प्रोग्रेस धीमी रही उसके बाद आपको पता है एक पार्टी थी जिसने हमारा नेशनल मूवमेंट लड़ा, जिसे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी जो आज की वर्तमान कांग्रेस पार्टी है, वो उस समय क्या हो गई थी, बन चुकी थी, उसका गठन हो चुका था। और आपको पता है वो कब स्थापित हुई, तो कांग्रेस जो थी आईएनसी, जिसको आप लोग आईएनसी कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी, उसका गठन 1885 में इसको स्टेबलिश कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। और पहले एक सोशल मंच था ये, उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी बनी और इसके नेतृत्व में हमने नेशनल मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो लड़ा था। और जितने भी लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो इस पार्टी को बिलोंग करते थे। और इसके नेतृत्व में देश ने क्या लड़ा, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। तो इसका गठन, तो देखिए इंडियन जो कांग्रेस है उसका गठन हो गया 1885 में। तो 1885 में ये भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मंच बन गया था। तो द इंडियन कांग्रेस यूज्ड द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक ऑल लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव। और वो प्रेशर बनाने लगी थी किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि स्थानीय शासन को मजबूत किया जाए, लोकल जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज है इनको इफेक्टिव और बनाया जाए, इसको बनाने की आवश्यकता है। तो उस तरह से उन्होंने प्रेशर किया किसको, जो ब्रिटिश जो चलाते थे, जो नुमाइंदे हुआ करते थे, जैसे 82 में आपके लॉर्ड रिपन थे, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात कर ली, लोकल बोर्ड्स की बात कर ली, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थे। तो कांग्रेस ने कहा कि डिवाइडेशन किया जाए पावर्स का, और इस तरह से प्रेशर बनाया और उन्होंने स्थानीय शासन को क्या बनाया, नेसेसरी बताया। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया इसके बदले में, जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना जिससे, तो वो कुछ एक्ट लाया करते थे। जो अंग्रेज हमारे देश में हुआ करते थे कुछ एक्ट दिया करते थे। एक्ट का मतलब जिसको आप लोग ये कहें कि वो कुछ सुधारात्मक उपाय लागू करते थे। आज हमारी पार्लियामेंट
कुछ कानून बनाती है, वैसे ही वहां से ब्रिटेन से बनके हम पर रूल्स आते थे, जैसे 1909 इंडियन एक्ट। इसके अलावा देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड विलेज पंचायत वर एस्पिलिटीज इन नंबर ऑफ प्रोविंस। कुछ इस तरह की बात करी गई। जब ये प्रेशर बना किसका, इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस का, के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ एक्ट बनाए, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसमें बात करी गई कि विलेज पंचायत यानी गांवों में जो ग्राम पंचायत है उसको स्थापित किया जाए और उसके लिए प्रावधान किए जाए। 1919 में ये बात कर दी गई जब ये प्रेशर बने। तो उसके बाद दूसरी बात करी गई, दिस ट्रेंड द कंटिन्यूटी आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी 1935 का अधिनियम, जिसको आप लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम, और ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1919 और ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें भी इसको कंटिन्यूटी करने के लिए बात करी गई, प्रावधान की बात करी गई। तो इस तरह से ये जो स्टेप जो थी इसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन वास्तव में इतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन ये तो जरूरी था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव थी और वो चाह रहे थे कि जब तक देश को बॉटम टू टॉप की ओर नहीं ले जाया जाएगा तब तक हम लोग डेवलप नहीं हो सकते। और ऐसी बात करने का जो आइडिया जो था, यानी स्थानीय लोकल जो गवर्नमेंट का जो आइडिया था, लोकल गवर्नमेंट का जो आइडिया जो था वो किसने दिया, देखिए किसने दिया लोकल। आपने ये तो हिस्टोरिकल तो पढ़ लिया कि पहले से चला रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो बात करने वाला था ये एक ऐसा महापुरुष, आप लोग जाने इसको बापू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बापू। इस बापू को आप लोग देखें तो ये है महात्मा गांधी जी। कौन है बापू? महात्मा गांधी जी। और इनका रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसको लेकर? लोकल गवर्नमेंट को लेकर। तो ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट Mahatma Gandhi had strongly planned for decided decentralization of economic and political powers। देखिए जब हमारा देश नेशनल मूवमेंट को लड़ रहा था और ड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान जो नेशनल मूवमेंट था उसमें महात्मा जी जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि स्ट्रांगली प्लान किया गया था, यानी एक मजबूती से पक्ष रखा गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन को आप लोगों ने समझ लिया होगा ना कि जो शक्तियां है वो जैसे सेंटर है और सेंटर से स्टेट है और स्टेट से फिर क्या किया जाए? सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाए। तो ये शक्तियां जो पावर है, इन पावर्स को क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यही तो सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर में पावर, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर्स को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। तो ये बात गांधी जी ने कहा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरी है। और वो डिसेंट्रलाइजेशन कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और पॉलिटिकल पावर्स जो है उनका डिवाइडेशन किया जाए, राजनीतिक शक्तियां और इकोनॉमिक्स पावर यानी आर्थिक पावर्स जो है उनका विभाजन किया जाए। वही कैसे? वही तो इसमें देखिए उन्होंने फिर आगे बात करेगी विलेज पंचायत मींस इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, और तब आएगा ये जब ग्राम पंचायतों को पावर्स दिया जाएगा। यानी डिसेंट्रलाइजेशन कब किया जाएगा? जब आप सेंटर से स्टेट से फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ग्राम पंचायतों को इफेक्टिव क्या दिए जाएंगे? पावर्स दिए जाएंगे। तो पावर्स को क्या कर दिया जाए? गांव में पंचायतों को दे दिया जाएगा। ऑल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मस्ट बी हैव द लोकल गवर्नमेंट इन द ऑर्डर ऑफ सक्सेसफुली। और जब तक सक्सेसफुली नहीं हो सकता, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को ग्राम पंचायत या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करा जाए। तो गांधी जी ये क्या करते थे, जैसे ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में आप देखिए ऊपर टॉप मोस्ट में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी पूरा देश है यहाँ। और उसके बाद देश को हमने क्या किया? विभिन्न छोटे छोटे विभागों में बांट रखा है। और यहाँ पर हमारे गांव है और ये गांव जो है बॉटम है तो ये टॉप है।
तो गांधी जी ने ये कहा था कि इस तरह से विकास होना चाहिए, बॉटम टू टॉप की तरफ। और बॉटम टू टॉप की तरफ विकास जो होगा वो कैसे होगा, जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी पावर्स का क्या किया जाएगा, डिवाइडेशन किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे किसके लिए हमने क्या क्या प्रावधान किए और किस तरह से हम लोग आज की जो ग्राम पंचायत है, आज का आपका जो सरपंच है, आपका चेयरमैन है, वो कैसे आए, जिला प्रमुख कैसे आए, कौन सा अमेंडमेंट किया गया। तो अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।